तो हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेरी इंजंक्शंस पे। हमने आपको ये बताया था कि टेम्परेरी इंजंक्शंस जारी करने की जो जरूरत है वो इसलिए पड़ती है क्योंकि मुकदमा जिस बात को लेकर लाया गया है, ठीक है, वो बात फाइनल एडजुडिकेशन जब होगा, फाइनल एडजुडिकेशन मीनिंग देयर बाय वादी और प्रतिवादी दोनों का साक्ष्य लेने के उपरांत गुणदोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर, और जब शब्द बोले जाते हैं मेरिट के आधार पर या गुणदोष के आधार पर, तो इनका भी विशेष अर्थ है कानून की दुनिया में। वहां आप जाएंगे, वहां कहेंगे सर मेरिट पर डिस्पोजल हो गई या अमुक बात मेरिट पर डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो मेरिट पर डिस्पोज ऑफ हुआ मीनिंग दर भाई वादी ने भी अपनी बात पूरे प्रभाव के साथ कही और प्रतिवादी भी अपनी बात जितने बेहतर तरीके से कह सकता था उतने बेहतर तरीके से कही, और फिर दोनों की बात सुनकर और दोनों के पक्ष में उपलब्ध साक्ष्य, इसके मूल्यांकन के उपरांत न्यायालय द्वारा जब किसी बात में निर्णय दिया जाता है या किसी इशू को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, किसी इशू को निस्तारित किया जाता है, डिस्पोज ऑफ की हिंदी क्या है? निस्तारण। तो जब किसी इशू को डिस्पोज ऑफ करते हैं ऑन मेरिट मीनिंग देयर बाय दोनों पक्षों की बात सुनकर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत जब एक पक्ष की बात ठीक पाई जाती है और उसके पक्ष में निर्णय पारित होता है तो ये बोलते हैं कि मामला गुणदोष पर निस्तारित हुआ है। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जिनको शुरुआत में ही समझ लेना चाहिए, अन्यथा चीजों को समझने में समस्या हमेशा बनी रहती है। तो वादी ने जो मुकदमा दायर किया उसमें वादी ने जिस इशू को उठाया है वादी ने, उस इशू का फाइनल डिस्पोजल ये तो दोनों पक्षों की बात सुनकर होगा, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि वादी के पक्ष में यदि कोई विशेष संरक्षण प्रोटेक्टिव ऑर्डर जो वादी का संरक्षण करे, इस प्रकार का यदि जारी न किया जाए, ठीक है ना, तो स्थिति यह बनेगी कि वादी का वाद लाने का उद्देश्य यह विफल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर पोजीशन ये, यहीं पे एक बात और समझ लेनी चाहिए, कई बार प्री में आपसे यह भी पूछा जाता है इंजंक्शंस कुड बी इशूड, ठीक है, इंजंक्शंस कुड बी इशूड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, चाहे डिफेंडेंट की एप्लीकेशन हो उस पर भी इंजंक्शन जारी हो जाएगा और प्लेंटिफ यानी वादी की एप्लीकेशन हो उस पर भी इंजंक्शन जारी हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ये वादी होता है जो इंजंक्शन की मांग करता है। ठीक है, नॉर्मली वादी होता है, वैसे बोथ पार्टीज। हां, एक चीज आपसे पूछी जाती है, क्या अजनबी स्ट्रेंजर किसे बोलते हैं? जो बाद में न वादी है न प्रतिवादी है, कुछ भी नहीं। तो अगर स्ट्रेंजर मांग करे काहे कि इंजंक्शन की, तो इंजंक्शन जारी नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेंजर के पक्ष में इंजंक्शन जारी नहीं होता, बाकी दोनों पक्ष इंजंक्शन की मांग कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली सामान्य तौर पर यह वादी होता है जो इंजंक्शन की मांग करता है। इसीलिए जब भी बोला जाता है आदेश 39 रूल 1 और 2 पे, तो अक्सर करके लोग इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि वादी के पक्ष में
इंजंक्शन जारी किया जाएगा। ये प्रतिवादी के पक्ष में भी जारी हो जाएगा, ठीक है। और कब कब किन किन सिचुएशंस में प्रतिवादी के पक्ष में जारी हो जाता है, इसकी कोई अप्रोप्रिएट सिचुएशन हमें इस समय ध्यान में नहीं आ रही है, इसलिए हम कोई एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे। और ये स्थितियां आपको कचहरी में देखने को मिलती हैं, वहां बड़ी आसानी से ऐसा आपको 20 मुकदमे मिल जाएंगे जिनमें डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन लगाई है और इंजंक्शन जारी हुआ है। तो वहां उन सिचुएशंस को देखा जाता है। ये वो सिचुएशंस आपको देखने में को मिलती हैं जहां एक्सेप्शनली डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पर भी इंजंक्शन जारी हुआ है, लेकिन नॉर्मली ये वादी होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारे मुंह से भी बार बार वादी वादी ये निकलेगा, ठीक है ना, कि वादी के पक्ष में इंजंक्शन जारी न किया जाए तो उसका वाद लाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पोजीशन है तो टिल दी फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, जब तक वाद का अंतिम निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाए, उससे पहले वादी के पक्ष में अस्थायी व्यादेश के रूप में, टेम्परेरी इंजंक्शन के रूप में एक प्रोटेक्टिव ऑर्डर, एक संरक्षण आदेश ये जारी कर दिया जाता है। ये हम भी बोलेंगे बार बार, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन आप ध्यान में ये रखेंगे कि बोथ पार्टीज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बोथ पार्टी इंजंक्शन कैन बी इशूड। हालांकि कैन बी इशूड अंग्रेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शब्दावली बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कुड भी शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपसे एक सवाल और पूछा जाता है जिसका उत्तर 99% लोग गलत देते हैं, कचहरी में भी। हमने आपसे कल चर्चा की थी और कल से पूर्व भी अनेकों बार हम चर्चा कर चुके हैं कि जब हम एसआरए को देखते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को, तो धारा 36 से लेकर 42 तक इंजंक्शन की चर्चा है। और इंजंक्शन न्यायालय का एक विशेष प्रकार का आदेश है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से क्या होता है, उस व्यक्ति के विधिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। जिस व्यक्ति के विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए इसे जारी किया जाता है, ठीक है ना। इंजंक्शन यानी व्यादेश न्यायालय का एक विशेष आदेश है। उस विशेष आदेश का नाम व्यादेश है, जैसे आपका नाम कुछ होता है, ठीक है। वो कोई विशेष चीज नहीं है, वो है न्यायालय का आदेश जो विशेष प्रक्रिया से, यानी सिविल सूट दायर करके या सिविल सूट दायर करने की प्रक्रिया द्वारा न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है जिस व्यक्ति के विधिक अधिकार, ठीक है, खतरे में होते हैं और जो अपने विधिक अधिकारों की रक्षार्थ इन आदेशों को न्यायालय से जारी करने का निवेदन सिविल सूट फाइल करके करता है, ठीक है ना। तो हमने आपको कई बार चर्चा में बताया कि ये प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं, नेचर से ये दो टाइप के होते हैं। एक प्रोबिटरी यानी निषेध लगाने वाले कि ये काम नहीं करोगे, इस टाइप के, और दूसरा मैंडेटरी आज्ञापक, जिन्हें हिंदी में अध्यापक और वैसे मैंडेटरी कहते हैं, यानी आपको आदेश देंगे कि अमुक काम करिए, ठीक है। और समय के दृष्टिकोण से भी ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी हमने अनेकों बार बताया, कल भी बताया और उससे पहले भी बताया कि समय के दृष्टिकोण से ये दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी, टेम्परेरी एंड परमानेंट, ठीक है। तो टेम्परेरी इंजंक्शन धारा 37 एसआरए में परिभाषित हैं और उन्हें जारी करने की प्रक्रिया आदेश 39 नियम 1 और 2 में दी, ठीक है। परमानेंट इंजंक्शन आदेश सेक्शन 38 एसआरए में परिभाषित है और उन्हें जारी करने की प्रक्रिया क्या, सिविल सूट का फाइल किया जाना, ठीक है।
सिविल सूट फाइल होगा, और जब भी सिविल सूट फाइल होगा वो सिविल सूट इंजंक्शन सूट है या किसी भी बात को किए जाने के लिए है, तो सिविल सूट में टेम्परेरी इंजंक्शंस मांगे जा सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी इंजंक्शंस धारा 37 ये सारे में परिभाषित है, और उन्हें आदेश 39 नियम 1 व 2 की प्रक्रिया से जारी किया जाता है। ठीक है, या आदेश 39 नियम 1 व 2 तो ना कहें, आदेश 39 की प्रक्रिया से जारी किया जाता है, यह शब्द ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ठीक है, आदेश 39 में वर्णित प्रक्रिया से जारी किया जाता है, और चूंकि आदेश 39 में लिखा है कि किसी भी वाद में ये जारी होंगे, ठीक है, तो वो वाद परमानेंट इंजंक्शन के लिए लाया गया, या किसी भी प्रकार का सिविल वाद है, वो किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार का सिविल वाद है, उसमें टेम्परेरी इंजंक्शन जारी किया जा सकता है, क्योंकि आदेश 39 की प्रक्रिया से जारी होगा, और आदेश 39 कहता है कि वाद में जारी होगा, तो वाद कोई भी हो। ठीक है, लेकिन अगर परमानेंट इंजंक्शन आप चाहते हैं अपने पक्ष में, तो उसके लिए आपको सिविल सूट ही लाना होगा। ठीक है, और सिविल सूट की प्रक्रिया से वो जारी किया जाएगा। और सिविल सूट लाने की प्रक्रिया क्या है वो आपको पता है कि सिविल वाद संस्थित करने के लिए आप वाद पत्र उपस्थित करेंगे। तो प्रकृति से दो प्रकार के, टेम्परेरी और मैंडेटरी, वो सॉरी प्रोबिटरी और मैंडेटरी। ठीक है, टेम्परेरी और परमानेंट तो समय के दृष्टिकोण से। तो आपको एक बात खूब गलत बताई जाएगी, और वो बिल्कुल गलत है, और आपसे कई बार पूछ भी ली जाती है कि क्या आज्ञापक व्यादेश, ठीक है, जैसे प्रकृति से दो प्रकार के हैं, एक मैंडेटरी है और एक प्रोबिटरी है। टेम्परेरी इंजंक्शन, ठीक है, टेम्परेरी इंजंक्शन ये भी नेचर से दो प्रकार के हैं, नेचर से ये भी दो प्रकार के। टेम्परेरी इंजंक्शन जब जारी किया जाएगा, परमानेंट जारी किया जाएगा, तो भी परमानेंट प्रकृति से दो प्रकार के, और टेम्परेरी भी प्रकृति से दो प्रकार के। यानी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टेम्परेरी और परमानेंट में कोई अंतर नहीं है, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, वो भी कुछ करने का आदेश दे सकते हैं और ये भी कुछ करने का आदेश दे सकते हैं, वो भी कुछ करने से रोक सकते हैं, ये भी कुछ करने से रोक सकते हैं। तो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन समय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों में अंतर है। ठीक है, टेम्परेरी इंजंक्शन वाद के अंतिम निस्तारण तक या न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, जो परमानेंट इंजंक्शन है वो हमेशा और हमेशा यानी शाश्वत काल के लिए प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेम्परेरी इंजंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोबिटरी इन नेचर और दूसरा मैंडेटरी इन नेचर। लेकिन आपको यहां से लेकर और हो सकता सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ अधिवक्ता, सारे तो नहीं, यह बता दें कि टेम्परेरी मैंडेटरी इंजंक्शन जारी ही नहीं होता। आपको अक्सर कचहरी में यह बताया जाएगा कि मैंडेटरी इंजंक्शन टेम्परेरी होता ही नहीं। ठीक है, टेम्परेरी मैंडेटरी इंजंक्शन जारी नहीं होता, टेम्परेरी सिर्फ प्रोबिटरी इंजंक्शन ही जारी होगा, यह बताया जाएगा। ठीक है, अस्थायी व्यादेश सिर्फ और सिर्फ प्रोबिटरी इन नेचर होता है, निषेधात्मक प्रकृति का होता है, वो आज्ञापक नहीं होता, यह बताया जाएगा। उसके माध्यम से किसी काम को करने का आदेश नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको किसी काम को करने से रोका जाएगा, यह आपको बताया जाएगा। यह बात 100% गलत है। टेम्परेरी इंजंक्शन में भी आपको मैंडेटरी फॉर्म का, आज्ञापक प्रकार का व्यादेश
दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। जैसे मृत्युदंड प्रोवाइड है हत्या में, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जैसे अभी उन्होंने किया है, कहा अमरोहा अमरोहा, तो वो बिल्कुल सही है। वो घटना जिस दिन हुई उसी दिन हमने किसी से कहा था इसमें मृत्युदंड ही मिलेगा। दैट इज एब्सोल्युटली एप्रोप्रिएट। कारण ये 1.5 साल का बच्चा है, आपने सिर्फ एक बार पटका नहीं, कई बार पटका, कई बार पटका, यानी आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कारित करने का जो तरीका आपने चुना, दैट वो बिल्कुल बहुत घिनौना है। और मृत्यु कारित करने के पीछे जो कारण है वो निहायतन जलील है। और आपने जिसकी मृत्यु कारित की वो एकदम असहाय है, ठीक है, 1.5 साल का बच्चा है। उसने आपको किसी भी ढंग से प्रोवोक किया होगा, यह माना ही नहीं जा सकता। 1.5 साल का बच्चा वो तो और आपके गुस्से को अपने बाल सुलभ हरकतों से शांत कर सकता है। आपको प्रोवोक क्या किया होगा उसके बाद भी आपने ये किया, तो फांसी ही उचित दंड है आपके लिए। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ऐसी घटनाएं या ऐसी घटनाओं के माध्यम से हत्या ये सामान्य तौर पर होती नहीं है, ठीक है। तो मैंडेटरी इंजंक्शन टेम्परेरी तौर पर विरल से विरलतम मामलों में जारी किया जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को कुछ करने का आदेश दिया जाता है, और करने का आदेश पॉजिटिवली बिना साक्ष्य का मूल्यांकन किए संपूर्ण रूप से किसी को देना उचित नहीं होता। लेकिन ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें टेम्पररी तौर पर मैंडेटरी इंजंक्शन देने की जरूरत हो। एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, हम लोगों ने भारतीय सुखाधिकार अधिनियम पढ़ा है। इंडियन ईजमेंट एक्ट के अंतर्गत आपका सहारा पाने का अधिकार हो सकता है, ठीक है। सहारा पाने का यानी आप अपने भवन के लिए पड़ोसी के भवन से सहारा पाने का अधिकार यह अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि सुखाधिकार ये स्थावर संपत्ति के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए ही अर्जित किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग फिर से ईजमेंट एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे धारा 4 में सुखाधिकार की परिभाषा आएगी, और सुखाधिकार की परिभाषा कहेगी जब कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति के, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए, अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए किसी अन्य की इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार अर्जित कर लेता है, ठीक है, तो उसके द्वारा अपनी स्थावर संपत्ति के, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए अर्जित किए गए इस अधिकार को सुखाधिकार कहते हैं, ईजमेंट कहते हैं। ये अपनी संपत्ति के अधिक सुखपूर्ण उपभोग के लिए वो अर्जित कैसे करेगा, ठीक है ना, किन किन तरीकों से अर्जित करेगा, वो इनका उपभोग किस प्रकार करेगा, इन सब बातों पर चर्चा तभी होगी जब इंडियन ईजमेंट एक्ट पढ़ाएंगे। या सुखाधिकार कितने प्रकार का होता है यह भी तभी बताएंगे। लेकिन मोटे तौर पर आप समझ लें, प्रकाश का सुखाधिकार हो सकता है, वायु का सुखाधिकार हो सकता है, सहारा पाने का सुखाधिकार हो सकता है, मार्ग का सुखाधिकार हो सकता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ ईजमेंट। आपने अपने पड़ोसी की भूमि से अपने भवन के लिए सहारा पाने का अधिकार अर्जित कर लिया, और वो
पड़ोसी उस चीज को हटाने लगा है, उस चीज को हटाने लगा जिससे आपका भवन सहारा पाता है, तो बड़ा आसान है। ठीक है, आप सिविल सूट लाएंगे और प्रोबेटरी फॉर्म में इंजंक्शन जारी करा लेंगे, टीआई टेम्पररी, कि जब तक केस का डिस्पोजल नहीं होता तब तक इन्हें रोक दिया जाए, ये हटाएं नहीं इस चीज को, क्योंकि हटा दिया तो क्या होगा, वादी का वाद लाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, क्योंकि मकान तो गिर पड़ेगा और मकान के संरक्षण के लिए ही उसने मुकदमा दायर किया है। तो टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, a protective order in the form of temporary injunction should be issued in these circumstances, ठीक है, on the application of plaintiff। ये तो बात बड़ी आसान है, इसमें तो कोई समझने लायक बात ही नहीं भाई। जब तक वाद का निस्तारण होगा तब तक तो बहुत टाइम लगेगा, और ये अगर अभी सहारा हटा देंगे तो अभी भवन गिर पड़ेगा, और भवन की सुरक्षा के लिए ये मुकदमा है, ठीक है, कि परमानेंटली शाश्वत तौर पर इन्हें रोक दिया जाए, ये न हटाएं उस चीज को जो इनकी भूमि पर है किंतु हमारे भवन को सहारा देती है। लेकिन निस्तारण तो बहुत बाद में होगा, तब तक अगर इनने हटा दिया तो वादी का वाद लाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। ठीक है, और आदेश 39 नियम 2 में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वादी किसी भी क्षति के निवारण के लिए, किसी भी क्षति के निवारण के, हम लोगों ने देखा था आदेश 39 नियम 1 में संपत्ति से संबंधित मामले थे। ठीक है, कि जबकि वादी को ऐसा लग रहा है कि ये वादग्रस्त संपत्ति को अंतरित कर देंगे, अन्यथा वैनित कर देंगे, तो वो टेम्परेरी इंजंक्शन की मांग करके ये कह सकता है कि साहब जो है इन्हें रोक दिया जाए, ये ट्रांसफर न करें, देन न करें। यह वादी को डर है कि उसकी संपत्ति से उसे बेकब्जा कर दिया जाएगा जबरदस्ती, तो वो ये मांग कर सकता है, टेम्परेरी इंजंक्शन मांग सकता है कि साहब इन्हें रोक दिया जाए, ये जबरदस्ती बेकब्जा ना करो। तीसरी स्थिति, ठीक है, अच्छा, प्रतिवादी वादी को कपट वंचित करने के उद्देश्य से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके लिए रोका जा सकता है। और फिर 2 था आदेश 39 नियम 1 में संपत्ति से संबंधित मामले थे, और आदेश 39 नियम 2 उसमें कहता था किसी संविदा के भंग को रोकने के लिए या किसी अन्य क्षति के निवारण के लिए। तो अन्य क्षति इस शब्द में तो सभी कुछ आ गया। तो वादी अपने ईजमेंट की रक्षा के लिए मुकदमा ला सकता है और यह कह सकता है कि फिलहाल जब तक वाद का अंतिम निस्तारण नहीं होता तब तक आदेश 39 नियम 2 में वर्णित शब्दों के आधार पर मेरे पक्ष में अस्थायी व्यादेश जारी कर दिया जाए, अन्यथा हमारा तो मकान गिर ही जाएगा। ठीक है, और हमारा वाद लाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। तो टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है। यह तो बड़ी आसान बात हुई, लेकिन वादी उस चीज को, हालांकि यह उदाहरण परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इंडियन ईजमेंट एक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां कहेगा कि जो अनुसेवी संपत्ति का स्वामी है, अनुसेवी संपत्ति किसे कहेंगे वहां, सर्विएंट हेरिटेज। सर्विएंट हेरिटेज अंग्रेजी है अनुसेवी संपत्ति की। सर्विएंट हेरिटेज का जो स्वामी है, सर्विएंट हेरिटेज का स्वामी माना कौन सा जाएगा, जिसकी भूमि पर सुखाधिकार का प्रयोग होता है, जिसकी भूमि पर और जिस भूमि के लाभ के लिए सुखाधिकार का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, अधिष्ठायी भूमि। ठीक है, तो अधिष्ठायी भूमि के स्वामी तो आप हैं, क्योंकि आप कहते हैं हमें सहारा पाने का अधिकार उसकी भूमि से, तो अनुसेवी संपत्ति का वो हुआ। तो ईजमेंट एक्ट में यह लिखा है कि अनुसेवी संपत्ति का जो स्वामी है, यानी जो सर्विएंट हेरिटेज का मालिक है, उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वो उस चीज को ठीक अवस्था में बनाए रखे जिससे डोमिनेंट हेरिटेज का स्वामी
अपनी भूमि के अधिक सुखपूर्ण उपभोग को सुनिश्चित करता है, उसे ठीक अवस्था में बनाए रखना यह सर्विएंट हेरिटेज का के मालिक का कर्तव्य नहीं है, लेकिन वो उस भूमि को वो उस चीज को जिससे डोमिनेंट हेरिटेज का मालिक अपनी भूमि के अधिक सुखपूर्ण उपभोग को सुनिश्चित करता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो अपनी ओर से उसे संभाले, इसके लिए वो कर्तव्यबद्ध नहीं है। हां, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। यानी वो एक्टिवली उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं करेगा, लेकिन वो सुरक्षित बनाए रखे, ये भी उसका कर्तव्य नहीं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको जस्ट टू अंडरस्टैंड, केवल समझने के लिए, मानिए सर्विएंट हेरिटेज की स्वामी की भूमि पर कुछ है जिससे आप सहारा पाते हैं। मानिए वो मिट्टी की दीवारी है, मानिए वो, ठीक है, एक दीवार है मिट्टी के, ना सही सीमेंट की है, ठीक है, और एक बरसाती पानी गिरने के लिए लगा हुआ है परनाला, उससे पानी सीधे उसकी नींव में जाता है, ठीक है। हम कह रहे हैं ये बहुत परफेक्ट उदाहरण नहीं है, तो टेम्परेरीली न्यायालय से यह प्रार्थना की जा सकती है कि इसका रुख मोड़े, ठीक है, ताकि ये उसमें न गिरे और नींव में पानी न जाए और ये गिर न जाए। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, हम एकदम एप्रोप्रिएट उदाहरण नहीं दे पाए, ठीक है, कि कब अस्थायी व्यादेश के रूप में मैंडेटरी इंजंक्शन जारी किया जाएगा, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हो सकते हैं जहां अस्थायी व्यादेश के तौर पर मैंडेटरी इंजंक्शन भी जारी हो, ठीक है। तो अगर सैद्धांतिक रूप से पूछा जाएगा कि क्या मैंडेटरी इंजंक्शन अस्थायी व्यादेश के तौर पर जारी हो सकता है, तो उत्तर है हां, हो सकता है। यह अलग बात है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में यह जारी होगा। तो कुल मिलाकर जो बात है वो क्या है कि अभी फाइनल डिस्पोजल वादी और प्रतिवादी के अधिकारों का नहीं हुआ, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है जिसमें वादी के पक्ष में एक संरक्षण आदेश, इसे जारी करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यदि वो संरक्षण आदेश न जारी किया जाए, अगर वो प्रोटेक्टिव ऑर्डर न जारी किया जाए, तो वादी के बाद लाने का उद्देश्य विफल हो जाता है। तो अस्थायी व्यादेश के स्वरूप में, ठीक है, एक टेम्परेरी इंजंक्शन के स्वरूप में वादी के पक्ष में उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो उद्देश्य आदेश 39 नियम 1 व 2 में बताए गए हैं, ठीक है, आदेश 39 द्वारा विहित प्रक्रिया, आदेश 39 द्वारा विहित की अंग्रेजी क्या, प्रिस्क्राइब्ड, आदेश 39 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर से वादी के पक्ष में अस्थायी व्यादेश जारी किए जा सकते हैं। और ये अस्थायी व्यादेश भी दो प्रकार के होते हैं। जब आदेश 39 नियम 3 पढ़ेंगे तब देखेंगे, आपसे प्री में ये भी पूछ देते हैं, और वो एक पेपर होता है लीगल लैंग्वेज का, उसमें पूछते हैं AD एट डैश इंट्रिम, ऐसे पूछते हैं, ठीक है, एट इंट्रिम टेम्परेरी इंजंक्शन, ये क्या है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वादी मुकदमा दायर होने के साथ ही आदेश 39 नियम 1 व 2 में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए टेम्परेरी इंजंक्शन की फॉर्म में
संरक्षण आदेश प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना? तो जब वादी ऐसा करता है कि उसने इधर मुकदमा फाइल किया, तो जब वो मुकदमा फाइल करेगा तो प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित तो होगा नहीं, प्रतिवादी को जब बुलाएंगे तब आएगा। तो वादी ने मुकदमा फाइल किया और वो टेम्परेरी इंजंक्शन मांग रहा है। ठीक है? वादी कह रहा है हमें टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाए, नहीं तो मेरे अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाएगा और मेरे बाद लाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमारे घर पे ट्रक लिए खड़े हैं, वो तो कह रहे सामान निकल के बाहर फेंक देंगे अभी, और टेम्परेरी इंजंक्शन अगर आपने अभी नहीं जारी किया तो हमारा सामान निकल के बाहर फेंक ही देंगे। तो हम कैसे रोके उन्हें? तो आदेश 39 नियम 1 उपनियम 3 में लिखा है, नियम 1 उपनियम 3 नहीं, नियम 1 उपखंड ग में, कि वादी को प्रश्नगत संपत्ति से बेकब्जा किए जाने के लिए अस्थायी आदेश जारी किया जा सकता। तो वादी ये कह रहा हमें तो निकाल के बाहर कर देना। अब वादी झूठ भी हो सकता है, वादी सच भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम ये निर्णय भी करते हैं कि चलो ये निर्णय हम कब करेंगे, अभी इस पर भी बात करेंगे कि ये निर्णय न्यायालय कब करेगा कि हम वादी के पक्ष में संरक्षण आदेश जारी कर दें टेम्परेरी इंजंक्शन की सूरत में। ठीक है? वो कब करेगा यह भी बात करेंगे। लेकिन चलो वे स्थितियां जिनमें टेम्परेरी इंजंक्शन वादी के पक्ष में जारी किया जा सकता है, मानिए वादी ने वो सब प्रूव कर दी, ठीक है, तो भी जहां तक जरूरी हो, यानी जिसके बिना काम ही न चल पा रहा हो, ठीक है, केवल तभी दूसरे पक्ष को बिना सुने कोई आदेश करना चाहिए। ठीक है? जहां तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे पक्ष को भी सुन लिया जाए। तो ठीक है, वादी ये कह रहा है कि हमें साहब निकाल के बाहर कर देंगे, वो तो ट्रक लिए खड़े हैं हमारे घर पे, और वादी ने वो सारी चीजें प्रूव भी की हैं जिन्हें प्रूव करना जरूरी, क्या प्रूव करना जरूरी बात करेंगे अभी, लेकिन वादी ने वो सब चीजें प्रूव भी की हैं जो टेम्परेरी इंजंक्शन की सूरत में एक संरक्षण आदेश वादी के पक्ष में जारी किए जाने के लिए जरूरी है। वादी ने वो तो प्रूव भी कर दी। तो भी न्यायालय को क्या करना चाहिए? इंजंक्शन जारी तो करे वादी के पक्ष में, लेकिन सिर्फ अगली डेट तक। ठीक है? सिर्फ अगली डेट तक, क्योंकि प्रतिवादी को बुलाने के लिए वो कोई डेट तो लगाएगा। ठीक है भाई, प्रतिवादी को सम्मन जारी हो, ये आदेश होगा, आदेश 5 की व्यवस्था के मुताबिक सम्मन जारी होंगे, धारा 26, 27, 28। ठीक है? 26 कह रहे, धारा 27, 28, 29 सपठित आदेश 5 सम्मन जारी होगा प्रतिवादी को। ठीक है? और प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए और लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए डेट लगेगी। ठीक है? क्योंकि वादी को एक संरक्षण आदेश दिया गया, तो इस संरक्षण आदेश पर आपत्ति के लिए, ठीक है, वो तो वादी की उपस्थिति के लिए हो गई, वो सॉरी प्रतिवादी की उपस्थिति, यानी हमने कहा था प्रतिवादी को जब सम्मन जारी होता है तो हम लोगों ने पढ़े थे नियम, ये लिखा होगा सम्मन की वो किस उद्देश्य से जारी किया जा रहा है, विवादिकों के स्थिरीकरण के लिए और लिखित कथन के लिए। ठीक है? सम्मन जारी हो गया, लेकिन चूंकि वादी के पक्ष में एक संरक्षण आदेश दिया गया, ठीक है, अस्थायी आदेश की सूरत में, तो क्या होगा, एक और डेट लगेगी। इसलिए आप कचहरी में जाएंगे तो जिन मामलों में स्टे आपकी भाषा में और टेम्परेरी इंजंक्शन कानून की भाषा में मांगा जाता है, वो तो 3 डेटें लगती हैं। एक आपका फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए, एक लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए, और एक
ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करने के लिए जो अस्थायी व्यादेश जारी किया गया उस आदेश पर, ठीक है, 3 डेटें लगती हैं, तो वो आगे की बात है, देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझें कि वादी के पक्ष में एक संरक्षण आदेश अस्थायी व्यादेश की सूरत में जारी हो गया है, तो चूंकि अभी फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है और प्रतिवादी है भी नहीं, ठीक है, प्रतिवादी तो अभी है भी नहीं, अभी तो मुकदमा ही दायर हुआ, मुकदमा दायर करके उन्होंने कहा कि वो तो सामान हमारा बाहर फेंक रहा है, इसलिए वादी की आवश्यकता को देखते हुए एक टेम्परेरी इंजंक्शन जारी कर दिया। लेकिन हमने प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए जो तारीख लगाई उस तारीख तक ही जारी करेंगे, उस तारीख तक, ठीक है। हम एक डेट लगाएंगे कि आप आइए अमुक डेट को, और ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन इनके पक्ष में हमने जारी किया है इसका विरोध करिए, आके आपको जो कहना है कहिए, ठीक है। तो ये टेम्परेरी इंजंक्शन जो प्रतिवादी की अनुपस्थिति में अगली तारीख तक, सिर्फ अगली तारीख तक वादी के पक्ष में जारी किया गया, इसे ही एड इंट्रिम टेम्परेरी इंजंक्शन ये कहा जाता है, इसी को एड इंट्रिम ऑर्डर कहा जाता है, एडी डैश ये एड इंट्रिम टेम्परेरी इंजंक्शन है। अभी वादी के पक्ष में फाइनली टेम्परेरी इंजंक्शन भी नहीं जारी हुआ, अभी वादी के पक्ष में टेम्परेरी इंजंक्शन भी फाइनली जारी नहीं हुआ, सिर्फ अगली डेट तक, क्योंकि आपातिक स्थितियां हैं। आप एंटीसिपेटरी बेल मांगने पहुंचे कोर्ट से, आपका कोर्ट ने डेट लगा दी, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने बिना एंटीसिपेटरी नहीं मिल सकती। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहना साहब ये तो आज आए एंटीसिपेटरी मांगने, हमको सपना देख रहे थे कि साहब एंटीसिपेटरी मांगने ही आ जाएंगे, हमें साहब पेपर्स मंगाने, पुलिस से पेपर मंगाएंगे तभी तो हम कुछ कहेंगे। उसका कहना है कि साहब ये तो हमें गिरफ्तार कर लेंगे, तो पेपर मंगाने का बहाना कर रहा है। भाई अगर इनने पेपर मंगाए तो डेट लगेगी, उसी डेट को तो आएंगे पेपर, और हम तो बाहर निकले पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेंगे। तो आप पढ़ेंगे 438 को, पुरानी सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें अंतरिम अनुतोष 1A था, शायद 438 1A था शायद, टिल द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम प्रोटेक्शन, अंतरिम संरक्षण, यह भी जारी किया जा सकता है सत्र न्यायालय के द्वारा। आप अखबारों में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि न्यायालय ने लोक अभियोजक से कहा है कि अगली तिथि तक उपस्थित रहेंगे, और तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, ठीक है। एंटीसिपेटरी पर आदेश उस दिन होगा कि मिलेगी नहीं मिलेगी, तब तक गिरफ्तारी रोक दी। तो ये अंतरिम रोक, ये भी लग सकती है अंतरिम रोक या अंतरिम संरक्षण। तो वादी को तब तक के लिए हमने एड इंटरिम ऑर्डर, एड इंटरिम टेम्परेरी इंजंक्शन ये दे दिया। अब प्रतिवादी आएगा उस डेट को और अपनी बात कहेगा, और मानो प्रतिवादी कहता नहीं हमें तो डेट चाहिए साहब, हम तो तैयारी नहीं कर पाए, तो फिर डेट लगेगी, और आपका ऑटोमेटिकली नहीं, वादी की प्रार्थना पे इस एड इंटरिम इंजंक्शन को अगली तिथि तक फिर प्रभावी कर दिया जाएगा, फिर से अगली तिथि तक प्रभावी कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रतिवादी कहना है वो अभी तैयारी नहीं कर सका, वादी के जो अस्थायी व्यादेश का आवेदन है उसका विरोध करने की वो पूरी तैयारी नहीं कर सका, इसलिए हमें समय चाहिए। तो अगर उसे समय देंगे तो ये अस्थायी व्यादेश जो एड इंटरिम सूरत का है इसे और आगे बढ़ा देंगे, और इसे कचहरी की भाषा में कहते हैं, पूछते हैं कि क्या चल रहा है, बोले डेट टू डेट स्टे मिला हुआ है सर हमें, वहां ये बोलते हैं कि डेट टू डेट स्टे मिला हुआ है। अब आपको मालूम ही नहीं है इसका नाम क्या है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये व्यवस्था है। कहां है?
आदेश 39 नियम 3 जब हम लोग देखेंगे तब मिलेगी ये व्यवस्था। ठीक है, अब जब डेट टू डेट बढ़ना है तो वादी की प्रार्थना पर बढ़ना है। ठीक है, तो हर बार वादी प्रार्थना पत्र देता है और वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, वो एड इंटरिम टेम्परेरी इंजंक्शन अगली डेट तक फिर बढ़ जाता है। हर बार प्रार्थना पत्र आपको देना होगा, स्वयमेव नहीं बढ़ेगा। ठीक है, प्रार्थना पत्र ओरल भी हो सकता है, लेकिन वो कह देंगे तुमने दिया ही नहीं था, इसलिए सब लोग लिखकर देते हैं। ये नहीं लिखा है लिखित प्रार्थना पत्र पर, लेकिन हाँ प्रार्थना आपको करनी होगी, लेकिन वो कह सकते हैं तुमने की नहीं थी, इसलिए सब लिखित देते हैं। अंतिम रूप से प्रतिवादी अपनी बात कहेगा। ठीक है, तब आपने आदेश 39 नियम 1 व 2 में जो एप्लीकेशन दी थी अपने पक्ष में अस्थायी आदेश जारी करने की, इसका अंतिम निस्तारण होगा। मुकदमे का अंतिम निस्तारण नहीं, आदेश 39 नियम 1 व 2 के अंतर्गत जो अस्थायी आदेश पाने के लिए आपने एप्लीकेशन दी थी, इसका अंतिम निस्तारण होगा। अब इसका अंतिम निस्तारण होते समय दो ही बातें हो सकती, या तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा 100 में 20 मामलों 25 मामलों में भले ही हो जाए कि जिसमें एड इंटरिम टीआई मिल गया हो, फाइनली उसमें इंजंक्शन की एप्लीकेशन, टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई हो। ऐसा 25 मामलों में भले ही हो जाए, 75% जिनमें एड इंटरिम टीआई मिल जाता है, ठीक है, उसमें अंतिम निस्तारण जब अस्थायी व्यादेश के प्रार्थना पत्र का होता है तो अस्थायी व्यादेश मिल ही जाता है। ठीक है, 75% मामलों में मिल ही जाता है, और बल्कि 75 में 90% मामलों में कहना चाहिए। और जब आपको अस्थायी व्यादेश मिल गया, अब अगली डेट तक प्रभावी नहीं है, अब टिल द डिस्पोजल ऑफ सूट अस्थायी व्यादेश प्रभावी हो गया। ठीक है, अब ये एड इंटरिम टीआई नहीं है, अब ये टीआई है। ठीक है, टेम्परेरी इंजंक्शन, और अब आपको हर बार इसे बढ़ाने की एप्लीकेशन नहीं देनी है। ठीक है ना, ये तो एड इंटरिम और टेम्परेरी इंजंक्शन, ये फर्क है। मैंडेटरी इंजंक्शन, प्रोबिटरी इंजंक्शन, ठीक है, टेम्परेरी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ लेनी चाहिए। अब हम लोग बात शुरू करेंगे कि आखिरकार टेम्परेरी इंजंक्शन के रूप में वादी उन उद्देश्यों के लिए जो आदेश 39 नियम 1 व 2 में वर्णित है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अस्थायी व्यादेश प्राप्त कर ले, इसके लिए वादी को क्या साबित करना होगा। ठीक है, इसके लिए वादी को न्यायालय के समक्ष क्या साबित करना होगा। ये तो हमने अब तो कह ही दिया कि अस्थायी व्यादेश वाद में प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात वाद जैसे संस्थित हुआ वैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रतिवादी उपस्थित है या उपस्थित नहीं है, इससे मतलब नहीं है। अगर प्रतिवादी उपस्थित नहीं है, जो 99% मामलों में होता है, जहां कैविएट वगैरह लगी है वहां बात अलग है। कैविएट क्या होती है वो भी, उस पर भी बात करेंगे। कैविएट वगैरह लगी है तो बात अलग है, अदरवाइज 99% किसी को क्या मालूम कि तुम कब मुकदमा दायर करोगे उसमें। ठीक है, तो 99% मामलों में प्रतिवादी नहीं होता, और वादी टेम्परेरी इंजंक्शन की मांग करता है कि साहब हमारे विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट टेम्परेरी इंजंक्शन जारी कर दिया जाए। तो टेम्परेरी इंजंक्शन वादी के पक्ष में जारी किया जाए या न जारी किया जाए। देखिए, फिर मेरे मुंह से वादी निकलना, आप बोथ पार्टी समझेंगे, इंजंक्शन की मांग बोथ पार्टीज कर सकते हैं, लेकिन यानी जो पक्षकार अपने पक्ष में टेम्परेरी इंजंक्शन जारी किए जाने की मांग करता है, 99% ये वादी ही होता है, लेकिन प्रतिवादी भी हो सकता है।
वादी ने कोई टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं मांगा, ठीक है। तुम ही मेरे मकान पे कब्जा करने आ रहे हो और तुम ही ने मुकदमा फाइल कर दिया। हम प्रतिवादी हमें बनाओगे? हम आए, हमने कहा साहब ठीक, इनसे कह दो मकान बेचे ना, इन्हीं का है, चलो हमने मान दिया इन्हीं का है, ठीक है, ये तो बाद में तय होगा इनका है मेरा है, लेकिन इनसे कहो कि बेचे ना, तो हम मांगेंगे टीआई। वाद के पक्षकार टीआई मांग सकते हैं। वाद के पक्षकार वादी और प्रतिवादी दोनों होते हैं, स्ट्रेंजर नहीं मांग सकता, नॉर्मली वादी मांगता है, ठीक है, ये है। तो वादी टीआई की मांग कर रहा है, तो न्यायालय के समक्ष क्या साबित करना होगा? न्यायालय के समक्ष उसे जो बातें साबित करनी होती हैं उनमें तीन बड़ी प्रमुख बातें, तीन ही बातें नहीं हैं, तीन बड़ी प्रमुख बातें, और वो तीन बड़ी प्रमुख बातें ट्रिपल टेस्ट कहलाता है। आपसे ऐसे भी पूछ देते हैं मेंस में कि टेम्परेरी इंजंक्शन जारी करने के लिए ट्रिपल टेस्ट क्या है, ठीक है। जब ट्रिपल टेस्ट सेटिस्फाइड होगा और अन्य कारण जो भी बताएंगे वो नहीं होंगे, ठीक है, तब वादी के पक्ष में टेम्परेरी इंजंक्शन जारी होगा। एक चीज कल रह गई थी, क्योंकि कल इक्विटेबल रिलीफ पर बात की थी, तो इक्विटेबल रिलीफ दो जगह दी जाती है मुख्यतः। एक की चर्चा कल की थी, एक छूट गई। हमने कहा था इक्विटेबल रिलीफ सामयिक अनुतोष वहां दिया जाता है जहां कानून द्वारा दिया गया अनुतोष यह आपको यानी पक्षकार को पूर्ण संतुष्टि प्रदान न करे, वहां सामयिक अनुतोष यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष यानी स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक शब्द ही अपने में कहता है कि वो कैसी है, विशिष्ट है, वो विनिर्दिष्ट अनुतोष दिया जाता है। हम लोग जब ये सारे पढ़ेंगे तो देखेंगे जंगम संपत्ति आपने किसी की ले ली है, संविदा के अंतर्गत ली, यानी हमने आपसे मांगी अपना टेप रिकॉर्ड दे दो, तुमने दे दिया, ठीक है। उस टेप रिकॉर्ड की कीमत 3,000, 5,000, 10,000, हालांकि अब तो टेप रिकॉर्ड ही आउटडेटेड हो गए, वो तो हमारी जमाने की चीज है, तो हम टेप रिकॉर्ड बोल भी रहे हैं, आप लोगों में तो हो सकता किसी ने टेप रिकॉर्ड देखा ही ना हो, ठीक है, वो तो हमारे जमाने की चीज है। टेप रिकॉर्ड और कैसेट्स, उसका सीडी आई, सीडी के बाद सीधे जे आपका यूट्यूब ये आ गया, यानी चिप, फिर वो आई, फिर आपका वो अब क्या उसे बोलते हैं, अरे पेन ड्राइव आ गई, ये सारी चीजें आ गई। लेकिन हमारे जमाने में टेप रिकॉर्ड होती थी, ठीक है। तो टेप रिकॉर्ड में कैसेट लगती थी और सुनते थे। तो आप हमसे हमारा टेप रिकॉर्ड मांग कर ले गए, आपके लिए क्या, आज तो उसकी कोई कीमत नहीं, आज तो 3,000, 5,000 भी नहीं उसके कोई देगा, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। लेकिन चलो 3,000, 5,000 रुपए कीमत हो सकती है उस हिसाब से। अब आपने हमारा टेप रिकॉर्ड वापस नहीं किया, हमने आपके खिलाफ मुकदमा किया कि मेरा टेप रिकॉर्ड वापस दिलवाया जाए। आप कहते हैं टेप रिकॉर्ड तो खो गया, या आप कहते हैं टेप रिकॉर्ड नहीं देंगे, कीमत ले लो, ठीक है। तो ये सारे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां लिखा है कि अगर जंगम संपत्ति ऐसी है जो सामान्य विक्रय की विषय वस्तु नहीं है, यानी बाजार में आसानी से मिलती नहीं है, मिलती है लेकिन आसानी से नहीं मिलती है, यह वादी के लिए विशेष महत्व की है, मिलती है आसानी से,
लेकिन वादी के लिए विशेष महत्व की। हम ये कहते हैं टेप रिकॉर्ड हमें इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी बर्थडे गिफ्ट पर फलों ने दिया था, अब वो टेप रिकॉर्ड के साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, उस टेप रिकॉर्ड की कीमत कोई नहीं दे सकता, ठीक है, वो लाकीमत हो गया मेरे लिए। तो ऐसे समय में यह सारे कहती है कि नॉर्मल विधिक अनुतोष नहीं दिलाया जाएगा। नॉर्मल विधिक अनुतोष क्या है? क्षतिपूर्ति, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ ये दिलाई जाएगी क्योंकि वो जंगम संपत्ति वादी के लिए विशेष महत्व की है, ठीक है। तो हमने कल आपसे कहा था कि स्पेसिफिक रिलीफ कब दिलाते हैं? जब आपका क्या हो कि कानूनी अनुतोष यानी जो सामान्य अनुतोष है कानून के मुताबिक, वो अगर दिलाया जाए पक्षकार को तो उसकी पूर्ण संतुष्टि होगी ही नहीं, वो ये कभी नहीं मानेगा कि उसके साथ न्याय हुआ। तब स्पेसिफिक रिलीफ दी जाती है, यानी स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब क्या हुआ? इक्विटेबल रिलीफ दी जाती है, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ इक्विटेबल रिलीफ है, वो जनरल रिलीफ नहीं है। जनरल रिलीफ कौन देता है? कानून देता है, लॉ देता है। इक्विटी स्पेसिफिक रिलीफ देती है जो सिर्फ उसी व्यक्ति को दी जाएगी जो मांग कर रहा है, दूसरे को नहीं मिलेगी, क्योंकि उस जो मांग रहा है उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो संतुष्टि का अनुभव नहीं करेगा। सबके टेप रिकॉर्ड थोड़ी ना उनकी बर्थडे पे दिए, ठीक है ना, ये एक विशेष मामले की स्थिति है, इसलिए इक्विटेबल रिलीफ हमेशा स्पेसिफिक दी जाती है व्यक्ति को और स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में होती है, अदरवाइज जनरल रिलीफ ये दी जाएगी। दूसरा, जहां कोई अनुतोष ही नहीं है, कानून में कोई अनुतोष है ही नहीं, कानून उस विषय पर कोई अनुतोष ही नहीं देता, वहां भी स्पेसिफिक रिलीफ दी जाती है। हम लेट जेपी त्रिपाठी के पुत्र हैं, तुम मानते ही नहीं, अब बताओ हम क्या करें? तुम कहते तुम हो ही नहीं। अब दुनिया में कोई कानून नहीं, ये सारे हमने कहा ना, ये सारे तो इक्विटेबल जो रिलीफ्स हैं उनको इनेक्टेड फॉर्म में उपलब्ध करा देने वाला कानून है, ठीक है ना, ये सारे हटा दीजिए। अब बताइए कौन सा कानून है जिसमें हम ये घोषित करा लें कि हम मिस्टर जेपी त्रिपाठी के, लेट जेपी त्रिपाठी के पुत्र हैं? किससे घोषित करा लें? कोई कानून ही नहीं। तो जहां कानून मौन है, ठीक है, जहां कानून के पास कोई अनुतोष नहीं, वहां भी इक्विटेबल रिलीफ दी जाती है। इसीलिए आप देखेंगे सारे में सेक्शन 34 है, वहां घोषणात्मक आज्ञप्ति है, ठीक है, कुछ और मांगने की हमें जरूरत नहीं। हम न्यायालय के पास जाएंगे और ऑथोराइज तरीके से न्यायालय से डिक्लेरेशन प्राप्त कर लेंगे कि हम लेट जेपी त्रिपाठी के पुत्र हैं, क्योंकि कानून में उसका कोई प्रोविजन नहीं। तो इक्विटेबल रिलीफ वहां भी होती है जहां कानून में कोई प्रोविजन नहीं होता। और इक्विटी के 12 सूत्र हैं, ठीक है, 12 सूत्रों में एक सूत्र यह भी है कि साम्या विधि की कमियों को पूरा करती है, ठीक है ना। तो जहां विधि में कमी है वहां भी साम्या विधि की कमी को पूरा करती है। उसका एक सूत्र यह भी है कि साम्या विधि की कठोरता को कम करती है। तो विधि की कठोरता कम करती है, जहां अगर कानून को हम लागू करें तो आदमी के साथ न्याय नहीं होगा, वहां कठोरता को कम करती, उसे स्पेसिफिक रिलीफ देंगे, ठीक है। ऐसे करके साम्या के 12 सूत्र होते हैं, तो उधर हम नहीं जाएंगे। यहां स्थिति क्या है कि वादी ये कहता है कि हमें प्रोटेक्टिव ऑर्डर चाहिए। अगर हमें प्रोटेक्टिव ऑर्डर नहीं मिलेगा तो मुकदमा हमारा जब डिसाइड होगा तब डिसाइड होगा, और जब डिसाइड होगा उस समय तक हमारे लिए मुकदमा लाने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, क्योंकि हमें तो निकाल के बाहर कर देंगे घर से। इसलिए हमें प्रोटेक्टिव रिलीफ दी जाए इसी समय, और कानून के हिसाब से हम चलेंगे तो भैया अंतिम निस्तारण हो, तब पहले हम सुन ले तभी तो देंगे। तो कानून में कोई रिलीफ नहीं है, इसलिए इक्विटेबल रिलीफ अस्थायी व्यादेश की सूरत में वादी को दी जाती है।
ठीक है ना। ये इक्विटेबल रिलीफ है। अस्थायी व्यादेश क्या है? इक्विटेबल रिलीफ है, सामयिक अनुतोष, और ये वादी को दिया जाएगा उसकी मांग के आधार पर। लेकिन इसे देने से पहले भी कुछ चीजें तो साबित होनी ही चाहिए, और जो चीजें साबित की जाती हैं इसे देने से पहले वो ट्रिपल टेस्ट कहलाता है। 3 चीजें आपको साबित करनी होती हैं। आप चाहते हैं कि आपके पक्ष में न्यायालय अस्थायी व्यादेश की सूरत में सामयिक अनुतोष अनुदत्त करे, अर्थात ग्रांट करे। ठीक है, अनुदत्त की अंग्रेजी क्या है? ग्रांट। अनुदत्त करे अर्थात ग्रांट करे, तो उसके लिए आपको 3 चीजें साबित करनी होंगी। पहली कि आपका प्राइमा फेसी केस है। दूसरा, आपको साबित करना होगा कि आपको अपूरणीय क्षति होगी, इर्रेपरेबल इंजरी होगी, यदि आपके पक्ष में अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया गया तो। यानी आपके पक्ष में अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया गया तो आपको अपूरणीय क्षति होगी। तीसरा, सुविधा का संतुलन आपके पक्ष में है, यानी अगर दोनों को अपूरणीय क्षति होगी, जारी कर दिया जाए तो प्रतिवादी को होगी, न जारी किया जाए तो तुम्हें होगी। ठीक है, अपूरणीय क्षति दोनों को होगी। तब हम यह देखेंगे कि ज्यादा किसे होगी, ज्यादा किसे होगी, यानी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में। ठीक है, ये 3 बातें, ट्रिपल टेस्ट। प्राइमा फेसी केस क्या होता है अभी हमने नहीं बात की है। इर्रेपरेबल इंजरी आपको हुई, ये कब माना जाएगा इस पर बात हमने नहीं की है अभी। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये क्या होता है इस पर बात नहीं की हमने। ठीक है, और जब आप ये नहीं लिखते हैं कि इर्रेपरेबल इंजरी कब मानी जाएगी, और वो कहते हैं केस लॉ के हिसाब से बताइए, तो प्राइमा फेसी केस क्या होता है? मार्टिन बर्न लिमिटेड वर्सेस आरएन बनर्जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि प्राइमा फेसी केस क्या चीज होती है, किस स्थिति को प्राइमा फेसी केस कहते हैं, कब मान लिया जाएगा कि वादी ने प्राइमा फेसी केस साबित किया है और उसके पक्ष में टीआई दिया जाए। और कुछ विदेशी मामलों का भी उल्लेख कर देते हैं यदि वे बेहद अच्छे होते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि कानून तो पूरी दुनिया में एक ही जैसा है, बस हमारे आदेश 39 नियम 1/2 में टीआई जारी होता तो अमेरिका में किसी और। ठीक है, सिर्फ वहां जो सिविल प्रक्रिया को विनियमित करने वाली विधि है उसका किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत टेम्परेरी इंजंक्शन जारी हो रहा, इंग्लैंड में किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत टीआई जारी हो रहा। ऐसा थोड़ी कि खाली टीआई हमारे यहां जारी हो रहा, सब जगह। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, ठीक है, अमेरिकन साइनामाइड कंपनी वर्सेस लेथिकान लिमिटेड, शायद ये नाम, शायद ये, बाकी कल देख के बात करेंगे, इनमें यह बताया है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इर्रेपरेबल इंजरी ये क्या चीजें होंगी। ठीक है ना, तो इट इज अ ट्रिपल टेस्ट विच मस्ट बी सेटिस्फाइड, और ये सेटिस्फाई है, ये कब माना जाएगा। एक बात ये, और ये जरूरी बात है जो आपको मेंस में लिखनी चाहिए, और मेंस में ये आता है, खूब आता है कि आदेश 39 नियम 1/2 के अंतर्गत अस्थायी आदेश कब जारी किए जाएंगे। तो ट्रिपल टेस्ट जब सेटिस्फाई होगा तब जारी किए जाएंगे, और केवल ट्रिपल टेस्ट सेटिस्फाई हो जाए तो भी जारी नहीं होगा। ठीक है, केवल ट्रिपल टेस्ट सेटिस्फाइड है इसलिए अस्थायी आदेश जारी हो जाए, यह भी गलत, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अस्थायी आदेश भी एक इक्विटेबल रिलीफ है, सामयिक अनुतोष है, और दुनिया की कोई इक्विटेबल रिलीफ अर्थात सामयिक अनुतोष यदि आप प्राप्त करना चाहोगे तो कुछ चीजें आपको साबित करनी पड़ेंगी। एक,
कि जो स्थिति उत्पन्न है जिसमें आप सामयिक अनुतोष की इक्विटेबल रिलीफ की मांग कर रहे हो, उसे उत्पन्न करने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। अगर यह पाया गया कि जो स्थिति उत्पन्न है इसे उत्पन्न करने वाले तो तुम ही हो, तो तुम्हें कोई इक्विटेबल रिलीफ नहीं मिलेगी। और इसे साम्य के सूत्रों की भाषा में क्लीन हैंड आना कहते हैं कि साम्य यह अपेक्षा करती है कि उसकी मांग करने वाला पक्षकार साफ हाथों से न्यायालय के समक्ष है। अर्थात तुम ये साबित करो, ठीक है, कि तुम्हारा कोई दोष इस मुकदमे को लाने की जो जरूरत पड़ी है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, प्रतिवादी ही है ये जिसकी वजह से मुकदमा लाना पड़ा है। दूसरा, आपने अनुतोष मांगने में कोई देरी नहीं की है, डिले नहीं किया है, क्योंकि डिले का मतलब है कि मामला आपत्तिक तो नहीं है, ठीक है। और जब आपत्तिक नहीं तो लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए। आपको इक्विटेबल रेमेडी क्यों मिले? इक्विटेबल रेमेडी तो तब मिलेगी जब लीगल रेमेडी आपके लिए अपर्याप्त सिद्ध हो रही हो, ठीक है ना। और देर हो गई, आपको मकान निकालने की धमकी, ठीक है, आप कहते हैं ट्रक वो पिछले महीने लाए थे, निकाला तो नहीं, तो फिर आफत क्या है? पूरा सुनेंगे तब करेंगे, ठीक है। आपने डिले नहीं किया। तीसरा, आप सहमत नहीं हुए, आप उपमत तो नहीं हो गए। जैसे आप कहते हैं कि इनने हमें गाली दी, एक उदाहरण के लिए बताया, गाली दी, 15 दिन हो गए, अब हम मुकदमा लाए। अरे भाई 15 दिन हो गए तो इसका मतलब उपमत हो गए ना आप गाली से। या आप कहते हैं कि नहीं, ये तो डिले का उदाहरण हुआ, आपने कहा इनने महीने भर पहले भी गाली दी थी, रोज गाली देते हैं, तो इसका मतलब गाली खाने के से उपमत हो गए ना आप। रोज गाली खाते हो तो और खाओ साल भर, फिर जब फाइनली देख लेंगे तब करेंगे। यानी उपमत, एक्विटेंस आप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। डिले नहीं होना चाहिए, आप एक्विटेंस नहीं होना चाहिए, आपका कोई दोष नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 3 बातें तो हमने बताई। और भी अगर सामयिक अनुतोष को प्रदान किए जाने में कोई बाधा है, ठीक है, जिसकी वजह से सामयिक अनुतोष आपको नहीं मिलना चाहिए, तो भी आपको टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। भले ही ट्रिपल टेस्ट सेटिस्फाइड है, भले ही ट्रिपल टेस्ट सेटिस्फाइड है, तो ट्रिपल टेस्ट ही नहीं, सामयिक अनुतोष को प्राप्त करने के लिए जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं वे भी जब पूरी होंगी तभी आपको टेम्परेरी इंजंक्शन की सूरत में सामयिक अनुतोष प्राप्त होगा। ट्रिपल टेस्ट क्या है ये तो हमने बताया, लेकिन कब कब ट्रिपल टेस्ट सेटिस्फाइड हो गया है ये माना जाए, इसकी चर्चा कल करेंगे। और कल ही 1, 2, 3 जो इनेक्टेड फॉर्म में है उनकी बात करेंगे। देखिए,